मुस्कान को सज़ा के तौर पर इस घर में लाया गया था, लेकिन ये सज़ा उसकी बहुत लंबी हो गई थी और अब उसे इस सज़ा से बहुत मोहब्बत हो गई थी। मुस्कान की शादी धीरज से एक सज़ा के तौर पर हुई थी और उसे एक बंदी बनाया गया था। उसे पत्नी वाला अधिकार कभी न दिया जाता, लेकिन यहाँ मामला सब कुछ उल्टा हो गया था। मुस्कान के पिता ने ऐसा जुर्म किया था। उसने धीरज के बड़े पापा का कत्ल किया था। ये कत्ल तो मुस्कान के पापा के नज़रों में कोई पाप नहीं था, लेकिन गांव के सभी लोग उन हवेली वालों से डरते थे। कोई एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं जाता था। अब सज़ा के तौर पर मुस्कान से शादी कर उसे बंदी बनाया गया था और वह बहुत डर रही थी। अपने दिमाग में अपने गांव की झुमरी की बातों को याद करते बेहद डर से कांप रही थी। मन ही मन में उसकी सारी बातें उसके दिमाग में चल रहा था। उसकी माँ के गांव में उसकी कज़न के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब बदले की आग में उसे दासी बनाकर उसके साथ शादी कर उसे ले जाया गया था, वह आदमी उसके पिता के उम्र से 3 गुना ज़्यादा था। वह लड़की बहुत नादान थी। जिस रात उसकी शादी उस आदमी से हुई थी, वह रात बड़ी भयानक रात थी। लाल सिंह ने उसको बड़ी बेदर्दी से अपने हवस का निशाना बनाया था। उसके हर जिस्म पर नील के निशान थे। उसका हर अंग दांतों से काटा गया था। लाल सिंह के पहले से 3 पत्नियां थीं, लेकिन उन तीनों पत्नियों में से किसी की भी औलाद नहीं हुई थी। सबके पास लड़कियां थीं और उनकी लड़कियों के उम्र और झुमरी की उम्र में कोई अंतर नहीं था और झुमरी को एक दासी बनाकर ले जाया गया था। जब लाल सिंह ने अपने सुहाग रात के दिन झुमरी को पूरा लाल किया था, वह दर्द में तड़प रही थी। डर की वजह से उसे पीरियड्स भी आ गए थे, लेकिन लाल सिंह ने उस पर जरा सा भी तरस ना खाया। उसकी दोनों टांगें सूज चुकी थी। वह हर रात शराब की नशे में उस पर अपनी हैवानियत दिखाता, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि उसी हालत में प्रेग्नेंट हुई थी। लाल सिंह के दिमाग के अंदर एक लालच पैदा हो गया था, क्या पता ये औरत मेरे वारिस को जन्म दे दे। उसके बाद लाल सिंह ने उस पर थोड़ी नरमी दिखानी शुरू की। झुमरी का ख्याल बढ़ चढ़कर रखा जाने लगा। उसने ठीक 9 महीने के बाद लाल सिंह के वारिस को जन्म दिया था। तब लाल सिंह ने खुशी में दुश्मनी को भुलाकर उस झुमरी से उसकी इच्छा पूछी थी। तो उस झुमरी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसकी इच्छा मान ली गई थी, लेकिन झुमरी से कहा गया था, तुम मेरे बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। झुमरी भी बहुत गरीब घर से थी। उसने तुरंत ये बात स्वीकार कर ली थी और यही सब आज मुस्कान के साथ भी हो गया था। जब वो अपने कमरे में आया तो मुस्कान बड़ी ही उल्टी सीधी तरीके से सो रही थी। वह अपने कोट के बटन खोलता उसकी तरफ बढ़ा था, जो आधी नीचे को गिरी हुई थी। वह उसको बेड के किनारे से थोड़ा आगे खिसकाने के लिए झुका ही था कि उसके अंदर उठती अलग तरह की खुशबू उसके नाक से टकराई। वह अभी अभी उससे शादी करके आई थी, वह भी एक सज़ा के तौर पर। वह बहुत ही ज़्यादा मासूम थी, कम उम्र की लड़की थी। उसे एक दासी के तौर पर सौंप दी गई थी, लेकिन कृपा थी उसने उससे शादी कर ली थी, जिसके पिता ने उसके ताऊ का कत्ल किया था और अब उसको उसी की सज़ा में उसके साथ दासी बनाकर भेज दिया गया था। उस कत्ल के बदले में अपने बड़े ताऊ का ख्याल आते ही उसके अंदर आग भड़कने लगी थी। वह खुद पर सब्र करता पीछे हुआ। वॉशरूम में बंद हुआ था। थोड़ी देर के बाद निकला तो वह लड़की इस पोजीशन में सो रही थी। हे भगवान, इस लड़की को तो सोना भी नहीं आता, अच्छे खासे आदमी की तपस्या भंग कर दे। उसके साड़ी में से उसकी कमर झांक रही थी और उसकी कमर को देख वह मुंह में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। अपने बाल तौलिया से सुखाने लगा। वह थोड़ी सी हिली तो उसके सुनहरे बालों के लटें उसके खूबसूरत चेहरे को ढक चुके थे। ये मंजर देखकर धीरज के दिल में बड़ी ही हलचल मच गई थी। वह नादान कम उम्र होने के बावजूद भी पूरी खूबसूरती रखती थी, जिसकी वजह से किसी का भी दिल दिमाग खराब हो सकता था। वह तो फिर भी उसका पति था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसके पास झुककर उसको सीधा लिटाया था ताकि वह गिर ना जाए। अभी धीरज ने उसे छुआ ही था कि वह करंट खाकर जागी थी। आप कौन हैं? वह डरकर पीछे होती बोली। धीरज का दिल किया अपना सिर पीट ले, जिसको अपने पति का ही होश नहीं था और अता पता नहीं था। मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी आज ही शादी हुई है, मैं तुम्हारा पति हूँ, वह गुस्से में बोला था। वह आप हैं? वह बड़ी हैरानी से अपने से 10 साल बड़े उस खूबसूरत जवान को देखते हुए बोली। जी मैं ही हूँ, वह कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और बेड के दूसरी साइड आ गया। मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी बनकर आई हूँ,
फिर आप मुझ पर जुल्म करेंगे, ज़बरदस्ती अपना अधिकार लेंगे, मेरे साथ वो सब कुछ करेंगे जो मुझे तकलीफ़ देगी। वह अचानक दर्द भरी आवाज़ में बोलती चली गई। उसको चौंका गई। ये सब किसने कहा तुमसे? वह अपने आईब्रो को आड़ी तिरछी करने लगा। भला उस कमसीन लड़की से अपना अधिकार वो कैसे ले सकता था? अभी तो वो पूरी तरह जवान भी नहीं हुई थी, जिसको शादी का मतलब भी नहीं पता था। फिर वह आदमी बदले की आग में क्यों उसको अपनी जुनून का शिकार बनाता? जब मेरी शादी पंचायत में हो रही थी, वहाँ बैठी कुछ मेरे पड़ोस की सहेलियाँ ये सब बातें मेरे कान में बता रही थी। कुछ लड़कियां तो ऐसे ही बातें कर रही थी जो लड़कियां बदले की आग में दासी बनाई जाती हैं और उसकी शादी कर दी जाती है तो उसका पति उस पर बहुत ही अत्याचार करता है। उसकी कोई सुहागरात नहीं होती, दिन और रात बस उसे तकलीफ से गुजरना पड़ता है। उसका पति अपना अधिकार बड़े ही बेदर्दी से लेता है। उसके बाद वह चुप से सर झुका गई। धीरज का शक बढ़ता ही जा रहा था। और क्या कहती थी तुम्हारी सहेलियाँ? वह और सवाल करने लगा तो वह बिल्कुल डरी हुई सब कुछ बोलती चली गई और वह बिल्कुल नादान भी थी। झुमरी को वापस उसके घर भेज दिया गया था तो झुमरी ने अपनी हालत सबको दिखाई थी। वह बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में अपने घर आई थी। उसकी पिछली पूरी दुश्मनी को ख़त्म कर दिया गया था। अब वह अपनी ज़िंदगी नई तरीके से बिता रही थी, क्योंकि वह अपने भाई के किए गए कत्ल की वजह से उसे दासी बनाया गया था और आज वह अपनी सज़ा काट कर यहाँ आ गई थी। नहीं तो उसे जीवन भर सज़ा सहनी पड़ती। वह उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था। इतनी डरी हुई थी और डरते डरते वह सारी बातें बता रही थी। उसके सजे संवरे रूप के उसके दिल की तार छेड़ गई थी। चलो ये बात तो सच होती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि मैं इस रस्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वह जिस तरह से डर कर बता रही थी, धीरज को झटका दे गई थी, जो ये सब कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। वह तो खुद ऐसे रस्म के खिलाफ था। कत्ल के बदले कत्ल चाहता था, मगर गांव के रस्मों के आगे वह अपना हथियार डाल चुका था और बेबस हुआ था। इधर आओ मेरे पास, वह अचानक बोला तो मुस्कान ने सर उठाया था। वह थोड़ी झिझकते हुए उसके पास आई थी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? उसने अगला सवाल किया था। मैं 10वीं में पढ़ती हूँ, उसने मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर धीरज ने एकदम उसके बाजुओं को खींचकर अपनी तरफ किया। मुस्कान का दिल उछलकर उसके गले में आ गया। मेरे पास होकर बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर ना लगे और मुझे तुम्हें समझाने में मदद हो जाए। उसके शब्दों में बहुत नरमी थी। मुस्कान का दिल बड़ी मुश्किल से समझा था, वरना वह तो समझी थी कि शायद वह अपना अधिकार लेने लगा है। आप मुझ पर अत्याचार तो नहीं करेंगे ना? आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे ना? वह मासूमियत से बोलते धीरज को सीधा अपने दिल में उतारती हुई महसूस हुई थी। उसने आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। मुस्कान का नन्हा सा दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। नहीं, मैं अपनी छोटी सी पत्नी पर कोई अत्याचार या ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वह मोहब्बत से बोलता उसको हैरान कर गया था। सच में वह उसको अपने सीने में छुपाकर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था। धीरज का दिल बेकाबू हुआ था। हाँ, सच में कहते के साथ उसने मुस्कान के खूबसूरत चेहरे पर अपने होंठ रख चुका था। वह अब जी जान से कांप उठी थी। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूसरों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुस्कान का चेहरा थाम कर उसको रिलैक्स करने लगा, जो धीरे धीरे कांप रही थी। धीरज की बात पर उसका जिस्म कांपना बंद हुआ था। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वह उसको अपने बाजुओं से आज़ाद करता बोला तो वह अपनी जगह पर बड़ी तसल्ली में होकर आंखें बंद कर गई। मुस्कान, तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? क्या तुम्हें ये कपड़े चुभ नहीं रहे? वह उसके खूबसूरत कामदार बनारसी शिफॉन की साड़ी को देखकर बोला था तो मुस्कान ने आंखें खोली। चुभ तो रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई और कपड़े नहीं, क्या करूं? फिर वह मुंह बनाकर बोली। वह अलमारी के तरफ बढ़ा, उनमें से अपना एक अच्छा सा ढीला डाला कपड़ा निकाल कर उसको थमा दिया। आज की रात इस पर बिता लो, कल तुम्हारे सारे कपड़े मंगवा लूँगा। वह हाँ में सिर हिलाती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। अब फिर से एक बड़े इम्तिहान में फंसने वाली थी। उसके बाल उसके ब्लाउज़ के जिप में अटक गई थी, जो कि छुड़ाते हुए बहुत मुश्किल हो रही थी। वह बार बार कोशिश करके थक चुकी थी। उसको अब बहुत टाइम लग रहा था और उसे यूं बाथरूम में टाइम लगता देख धीरज बहुत परेशान हुआ था। मुस्कान, तुम ठीक हो ना? इतना टाइम क्यों लगा रही हो? उसने आवाज़ दी तो वह रोती हुई कांपते होंठों से बाथरूम के दरवाजे के पास आकर खड़ी थी। मेरे ब्लाउज के जिप में मेरे बाल फंस चुके हैं, मैं इसे निकाल कर थक चुकी हूँ। वह अपने ब्लाउज के तरफ मुंह करती बोली। उसकी ये बात सुनते ही धीरज के जवानी के जज्बातों में आग सी लग गई थी। वह थोड़ा देर चुप रहा।
वह पहले ही उसके खूबसूरत चेहरे ने उसको इम्तिहान में डाला हुआ था। वह अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। उस पर से सितम की उसने अब अपना ब्लाउज अपने बालों में फंसा लिया था। अब तो भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। फिर धीरज ने बड़ी मुश्किल से हाथ बढ़ाकर उसके बालों को उस ब्लाउज के जिप से बड़ी सावधानी से अलग किया था ताकि उसको दर्द ना हो। उस बीच उसने अपने जज्बातों पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था क्योंकि उसका खुला जिस्म देखता वह दीवाना हुआ था। लेकिन वह कली अभी पूरी खिली नहीं थी। उस कली का खिलने का इंतजार कर सकता था लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बड़ी ही सावधानी से उसने उसके बालों को उसके ब्लाउज से दूर किया था। अब उसके ब्लाउज का जिप खुलकर नीचे आ गई थी। मुस्कान ने बड़ी मुश्किल से अपने कढ़ाई वाले ब्लाउज में अपने दोनों ब्यूटी बॉल को दबोच रखा था, वरना वो ब्लाउज नीचे ही सरक जाती। धीरज का दिल धड़कने लगा था। देखो, मैंने तुम्हारे बाल को तुम्हारे ब्लाउज से अलग कर दिया है, वह कहता बेड की तरफ बढ़ गया और वह चेंज करके कुछ देर के बाद बाहर आई थी। ये लड़की आज उसका पूरा इम्तिहान ले चुकी थी। वह उसको अपने ढीले ढाले कपड़ों में देखकर मुस्कुराकर बोला था, जो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसका अपने ऊपर कंट्रोल करना ये किसी भगवान के चमत्कार से कम नहीं था। वह जिस हालत में उसे देख चुका था, कोई भी कठोर मर्द का ईमान आराम से भंग हो सकता था। धीरज ने फिर भी अपने ऊपर बहुत कंट्रोल किया था, जबकि वह इस तरह का आदमी बिल्कुल भी नहीं था। वह अपने ऊपर कंट्रोल कर पाता। मुस्कान चुपके से सिमट कर उसके बगल में आकर लेट गई। उसने भी लाइट ऑफ करके आंखें बंद किया। ये रात उनके लिए बहुत मुश्किल थी। सुबह जल्दी उठा था, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ। बाहर निकलते ही मुस्कान की तरफ देखा जो गहरी नींद में जा चुकी थी। वह कुछ पल उसे चुप से देखता ही रहा। उसके चेहरे पर बड़ी सुकून और मासूमियत भरी थी। उसके पास जाकर नरमी से उसका कंधा हिलाया। मुस्कान, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज़ बहुत ही नरम निकल रही थी, जैसे कोई मासूम बच्चे को जगा रहा हो। मुस्कान आंखें मसलते हुए उठ बैठी और पलकें झुकाते हुए धीरज को देखने लगी। उसकी उम्र बहुत ही नादान थी, मासूम थी। उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो बेड से उठी और बाथरूम के तरफ चली गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली, लेकिन उसके बालों की हालत बिगड़ चुकी थी। लंबे और काले और बिल्कुल सिल्की और घुटनों से नीचे बिखरे हुए थे। वो बेबस नज़रों से धीरज को देखने लगी। ये बाल नहीं सुलझ पा रहे, क्या करूं? उसने धीमी आवाज़ में कहा। धीरज ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आओ, मैं ठीक कर देता हूँ। मुस्कान ने बड़ी डरते हुए कुर्सी पर बैठते उसके तरफ देखा। धीरज ने पहले तो उसके बालों को तौलिए से सुखाया और हल्के से पानी को निकाला था। ये सब करते उसके हाथ बड़े ही नरम चल रहे थे और बहुत ही मुलायम चल रहे थे। फिर वह आराम से उसके बालों को सुलझाने लगा। तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं मुस्कान, लेकिन ये बहुत मेहनत मांगते हैं, उसने हंसते हुए कहा। उसकी बातों पर मुस्कान ने अपना सर झुका लिया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। धीरज ने बड़ी सावधानी से बालों के लटों को सुलझाया और फिर उन्हें खूबसूरती से बांध दिया। बस अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। वह पीछे हटकर उसके चेहरे को देखने लगा। मुस्कान ने आईने में खुद को देखा और खुश हो गई। थैंक यू धीरज जी, वह बड़ी मुस्कुराकर बोली थी। कोई बात नहीं, आइंदा खुद करना सीख लेना, लेकिन जब तक तुम्हें ज़रूरत हो मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा, धीरज ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर तसल्ली देखकर मुस्कुरा दिया। वे दोनों फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकले। मुस्कान के चेहरे पर बहुत ही घबराहट दिखाई दे रही थी। उसके कदम धीरज के साथ चलने लगे थे। वह काँप रही थी, हर कदम पर धीरज की तरफ देखती थी, जैसे उसकी सुरक्षा के इंतजार में हो। धीरज ने उसके तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट से देखा, जो उसके डर को कुछ हद तक तो कम कर गया था। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, भानुमति की नज़रें उसके चेहरे पर जा ठहरी और उनके माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। क्या तमाशा है धीरज? इस लड़की को खाने की मेज़ पर क्यों लेकर आ गए हो? धीरज ने मुस्कान का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और अपनी जगह पर बड़ी तसल्ली में खड़ा हो गया। भानुमति जी, ये अब मेरी पत्नी है और जहाँ मैं हूँ ये भी वहीं रहेगी। ये मेरे बराबर में बैठेगी। भानुमति का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। मत भूलो धीरज की ये लड़की तुम्हारे ताऊ की कातिल की बेटी है और तुम्हारी दासी बनकर आई है। पूरे डाइनिंग हॉल में बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। सबकी नज़रें धीरज और भानुमति पर जम गई थी। मुस्कान के चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था और उसके हाथ कांपने लगे थे। वह नज़रें झुकाए खड़ी थी। धीरज ने गहरी सांस ली, भानुमति के तरफ देखा। ये कातिल की बेटी हो सकती है भानुमति जी, मगर ये खुद कातिल नहीं है। उसके पिता के गुनाहों के हिसाब इससे नहीं लिया जाएगा।
धीरज की आवाज़ में ऐसा विश्वास था और गुस्सा था कि हॉल में मौजूद हर आदमी हैरान रह गया था, जैसे किसी ने उस पर गुस्से का बम फोड़ दिया हो। सबकी आंखें धीरज पर जम गई थी। भानुमति की आंखों में आग झलक रहा था, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि धीरज उनके बात का इस तरह से जवाब दे सकता था। पास खड़ी मुस्कान डर से कांप रही थी। तुम परेशान मत हो मुस्कान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब वहाँ बहस का माहौल इस तरह छिड़ चुका था कि मुस्कान खड़े खड़े ही कांप रही थी। वे कांपते दिल के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ से नज़रें उसे छलनी कर रही थी। आओ ऊपर चलते हैं, वह उसकी हालत देखकर बोला। भानुमति ने गुस्से से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन धीरज ने उनके तरफ देखे बिना मुस्कान को आराम से अपने साथ ले गया। वह चुप थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। धीरज ने उसे कमरे में लाकर बेड पर बिठाया था। अब ये सब बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी, बाकी सबको मैं देख लूँगा। मुस्कान ने पहली बार उसके आंखों में इतना विश्वास देखा था और धीरे से सर हिला दिया। धीरज ने मुस्कुराते हुए उसके आंसुओं को साफ किए। चलो मैं तुम्हारे लिए यही नाश्ता मंगवा लेता हूँ, फिर दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। वह कहकर उठ गया और मुस्कान को नाश्ता करवा कर ऑफिस के लिए निकल चुका था। वह अपने कमरे में अकेली थी। सुबह के उस किस्से को अभी तक अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी, मगर धीरज के तसल्ली वाले शब्दों ने उसे बड़ी तसल्ली दिया था। वह थकन के बाद भी बिस्तर पर लेट गई। वह नींद के लपेट में आ गई थी। कुछ देर हुई थी कि दरवाजे पर धीमी सी किसी के आने की आहट हुई। उसने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौकरानी खड़ी थी। भानुमति ने आपको नीचे बुलाया है। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। वह बिल्कुल सुन खड़ी उस नौकरानी को देखने लगी, जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि उसे नीचे क्यों बुलाया जा रहा है। उसके दिल में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। वह धीरे धीरे नीचे आई, कदम भारी हो रहे थे और दिल धड़क रहा था। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, भानुमति की तेज नज़रें उस पर पड़ गई थी। याद रखो, धीरज की नरमी से ये मत समझना कि हम तुम्हें अपना लेंगे। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ तुम्हें बर्दाश्त किया जाए तो सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे, और अगर तुमने मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें कि नहीं? मुस्कान ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत इकट्ठी की, सर झुकाकर हल्का सा सर हिला दिया। उसकी आंखों में डर था और दिल बेबसी से भरा हुआ था। भानुमति ने इशारा किया, अच्छा अब जाकर नौकरानी के साथ इस हवेली के सारे कपड़े धो। तो एक बड़ा सा धक्का लगा था। उसे तो उन कामों का बिल्कुल भी पता नहीं था, मगर वह कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी और सर झुकाकर भानुमति के हुक्म पर चल पड़ी थी। नौकरानी उसे कपड़े धोने वाले रूम में ले गई थी, जहाँ कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कपड़े देखकर मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये सब धोना होगा। मुस्कान, मेरी बात कान खोलकर सुनो। भानुमति का हुक्म है, तुम्हें किसी की भी मदद नहीं लेनी, वरना भानुमति तुम पर आग बनकर बरसेगी। ये कहकर मैं नौकरानी बाहर चली गई। मुस्कान ने बेबसी से कपड़ों को देखा। उसके हाथ कपड़ों के ढेर को छूते हुए कांप रहे थे, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसने कपड़ों को धोना शुरू किया, मगर थोड़ी ही देर में थकन से चूर हो गई। उसके हाथ लाल पड़ गए थे, आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वह हार मानने के बजाय काम करती रही। हर कपड़े उसके लिए एक नई परीक्षा बन रही थी। वह दिल ही दिल में बड़े ही सब्र करती कपड़े धोती गई। शाम की शुरुआत हो चुकी थी। जब धीरज ऑफिस से हवेली वापस आया तो जैसे ही वह अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं रुके। मुस्कान बेड पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा लाल था, आंखों से बेहद आंसू बह रहे थे। वह इतनी मासूम लग रही थी कि धीरज का दिल तड़प उठा था। वह तेजी से उसके पास आया। मुस्कान, क्या हुआ मेरी जान, क्यों इस तरह रो रही हो? मुस्कान ने अपने आंसुओं को साफ करने की कोशिश की, मगर उसकी कांपती हुई आवाज़ और आंखें उसे और ज़्यादा बेबस कर रही थी। ये एकदम धीरज के गले लग गई और सिसकियां लेकर बोली। वह उसके गले लगने पर उसका दिल 100 की स्पीड में दौड़ रहा था। उसके जिस्म उसके सीने से टकरा रही थी, उसे दीवाना कर रही थी। मुस्कान ने उसे बड़ी जोर से पकड़ा हुआ था। वह अपने अंदर एक अलग ही आग उबलता हुआ महसूस कर रहा था। वह यूं ही पकड़कर बोलने लगी, आज मुझसे भानुमति ने बहुत सारे काम करवाए हैं, कपड़े धुलवाए हैं। देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। ये सुनकर उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठने लगी, मगर वो मुस्कान के सामने खुद पर काबू करना चाहता था। उसने मुस्कान को अपने बाजुओं में भर लिया। चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर दबा देता हूँ। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? मुस्कान ने जल्दी ही मना किया था, लेकिन धीरज बिल्कुल गुस्से में आया था। चुपचाप यहाँ लेट जाओ मुस्कान, ये मेरा हुक्म है।
वह थोड़ा गुस्से से बोला। मुस्कान बेबस होकर लेट गई। धीरज ने हल्के हाथों से उसकी कमर दबानी शुरू की। उसके हाथ इतने नरम चल रहे थे। उसने उसके कंधे, बाजू, नन्हे से जिस्म की हल्के हाथों से मसाज की। ये उसके लिए बहुत बड़ा इम्तहान था, क्योंकि उसकी गोरी और पतली कमर पर बार बार उसकी नज़र भटक जाती थी। उसे अपने ऊपर काबू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मुस्कान के चेहरे पर धीरे धीरे सुकून के असर दिखाई देने लगे। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। वह शर्म से पानी पानी होती बोल पड़ी थी। अब रहने दीजिए, काफ़ी हद तक आराम आ गया है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो मुस्कान। तुम्हारा हर दुख मेरा है और तुम्हारी हर थकन मेरी है। उसकी बात पर मुस्कान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे धीरे नींद की लपेट में चली गई। धीरज ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारा सा किस किया था। उसको कंबल ठीक से उड़ाकर चला गया। वह कमरे से बाहर निकल गया। वह तेज कदमों के साथ अब भानुमति के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। आंखों में एक सख्ती झलक रही थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वहाँ भानुमति और उसके प्यारे दादा एक दूसरे से बड़ी ही गंभीरता से बातें कर रहे थे। धीरज ने सीधा भानुमति की तरफ देखा। भानुमति, आपने मुस्कान से पूरी हवेली के कपड़े क्यों धुलवाए? क्या घर की नौकरानियां काम पर नहीं आई? उसकी आवाज़ में बहुत ही गुस्सा दिखाई दे रहा था। भानुमति बड़ी तसल्ली में बैठी थी। उसके सवाल पर अचानक ही चौंक गई थी। उनके चेहरे पर गुस्सा उभर आया था। वह उठकर खड़ी हुई। क्या हुआ धीरज? ये किस तरह से बातें कर रहे हो? क्या तुम अब हमसे इस तरह से बातें करोगे? जब से वो लड़की इस घर में आई है, तुम्हारी जुबान, तुम्हारा व्यवहार दोनों ही बदल गया है। भूल गए कि इस घर में हम सबसे बड़े हैं? भानुमति, मुझे आप माफ़ कीजिए, लेकिन बात मेरी पत्नी की है और इस घर में वह जैसे भी आई हो, चाहे वह दासी बनकर आई हो या मेरी मर्जी से आई हो, लेकिन अब वो मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे नौकरानी जैसा समझकर उसके साथ बुरा व्यवहार करे। वह अपने गुस्से को पीता हुआ बहुत ही तसल्ली में बोला था। भानुमति की नज़रें गुस्से में लाल हुई थी, मगर वह चुप रह गई थी। धीरज ने एक कदम आगे बढ़ा था। आइंदा कोई भी काम हो नौकरानी से करवाया करो, मुस्कान से नहीं। मैं अपनी पत्नी की इज्जत पर कोई भी आँच नहीं आने दे सकता और इसके लिए मैं कोई भी समझौता नहीं करूँगा। उसकी बात पर कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। भानुमति और दादा, बाकी बूढ़े लोग हैरानी से धीरज को देखने लगे थे। भानुमति अब गुस्से में लाल हुई थी और कांप रही थी। उनका चेहरा उनकी चुप्पी की गवाही बन चुकी थी। धीरज ने एक नज़र सब पर डाली और मजबूत कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गया था। रात का वक्त था। डाइनिंग हॉल में खाना सजाया जा चुका था। भानुमति, बाकी घर वाले अपनी कुर्सियों को लेकर बैठ चुके थे, मगर धीरज और मुस्कान गायब थे। भानुमति ने आसपास देखते हुए नौकरानी को बुलाया। धीरज कहाँ है? और उस लड़की ने खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर आना जरूरी क्यों नहीं समझा? भानुमति, धीरज साहब अपने कमरे में खाना मंगवा रहे हैं, नौकरानी ने बड़े प्यार से कहा। यह सुनकर भानुमति का चेहरा लाल पड़ गया था। जाकर धीरज से कहो कि जल्दी डाइनिंग टेबल पर नीचे आए और खाना खाए। हवेली के रीति रिवाज इस तरह नहीं बिगाड़ा जाएगा। वह गुस्से से लाल पीली होती बोली थी। नौकरानी सर हिलाती जल्दी से वहाँ से भागी थी। कमरे की तरफ चल पड़ी थी। कमरे के अंदर दाखिल हुई। धीरज और मुस्कान दोनों ही बड़े सुकून से बैठे थे। मुस्कान के चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी छाई थी। धीरज उसके तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। नौकरानी ने कमरे पर आहट दी। साहब जी, भानुमति ने कहा है कि आप डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाएं। भानुमति से जाकर कह दो, मैं और मुस्कान डाइनिंग टेबल पर नहीं आएंगे। हमारा खाना हमारे कमरे में ही दिया जाए। ये फैसला मेरा है और इस पर कोई समझौता नहीं करूँगा। उसने बड़ी गंभीरता से कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नौकरानी डरे हुए अंदाज में सर हिलाती हुई वापस चली आई और भानुमति को ये जानकर बड़ी दुख हुआ था, जो पहले ही गुस्से में लाल पीली हो रही थी, ये सुनकर और ज़्यादा भड़क गई थी। उनके चेहरे की बनावट गुस्से में और ज़्यादा भयानक हो गई थी। उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। ये लड़की धीरज को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है। इस लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा। भानुमति का दिमाग नफरत और गुस्से से भर चुका था। उसके दिल में अब मुस्कान के लिए और ज़्यादा चालाकियाँ और साजिश जन्म लेने लगी थी। मुस्कान, जो अपनी मासूमियत है और नादानी से धीरज की मोहब्बत से बड़े प्यार से तसल्ली में बैठी थी और इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि भानुमति के दिल में उसके खिलाफ अब जहर और आग और ज़्यादा भड़क चुका था। सुबह का वक्त था। धीरज मामूली के हिसाब से ऑफिस के लिए जा चुका था। अब अपने कमरे में बैठकर वो मोबाइल पर कुछ देखने में बिजी थी। उसको नया मोबाइल धीरज ने लाकर दिया था ताकि वह अपनी दुनिया में खुश रहे, हवेली के इस वाहियात नियम कानून से दूर रहे।
भानुमती जो पहले ही धीरज की मोहब्बत और मुस्कान की मौजूदगी से चिढ़ रही थी, दिल में नफरत का तूफान लिए कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने जब मुस्कान को बेफिक्री से मोबाइल पर बिजी देखा तो ब्रह्मांड में आग लग चुकी थी। वह गुस्से से कमरे के अंदर दाखिल हुई। एक झटके में मुस्कान के हाथ से मोबाइल छीनकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल दीवार से टकराकर बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। मुस्कान ने डरी हुई नज़रों से भानुमती की तरफ देखा था, लेकिन इससे पहले कि कुछ और कहती, भानुमती ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा था। थप्पड़ का वजन तेज था कि मुस्कान का सर दीवार से जा लगा और वह दरवाजे से कुंडी से टकराई वहीं जख्मी हुई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे रीति रिवाज को पैरों तले कुचलो और धीरज को हमारे खिलाफ भड़का रही हो। अपनी उम्र और हैसियत देखी है तुमने? किसने कहा था कि तुम हमारी शिकायत करो? उनकी आवाज़ से पूरे कमरे की दीवारें गूंज रही थी। मुस्कान जो दीवार के साथ जा लगी थी और उसके सर से खून बह रहा था, बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी, भानुमती, मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले भानुमती ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। अब उसके मुंह से खून निकल रहा था। नौकरानी को आवाज़ दी, इसे नीचे लेकर आओ। नौकरानी जल्दी ही कमरे से बाहर आई और मुस्कान जो डर में कांप रही थी उसे घसीटते हुए नीचे ले जाने लगी। वे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज़। लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी। हवेली के बड़े कमरे में बड़े बूढ़े और हवेली के और भी लोग मौजूद थे। सबने नौकरानी को मुस्कान को घसीटते हुए देखा था। भानुमती ने फिर से मुस्कान के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी थी। हर थप्पड़ के साथ उनके गुस्से का आग तेज होता गया। मुस्कान की चीख और सिसकियाँ पूरी हवेली में गूंजने लगी। एक और जोरदार थप्पड़ के बाद उसका पूरा मुंह लाल हो चुका था। खून तो पहले ही निकल रहा था। दयाल सिंह ने आगे बढ़कर भानुमती को रोकना चाहा था, मगर दादाजी ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया था और फिर भानुमती ने अपनी पूरी ताकत से उसे थप्पड़ों से मारती गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ी थी। उसका नाजुक जिस्म अब बेहाल हो चुका था। वह बेहोश हो गई थी और इस वक्त धीरज हवेली में दाखिल हुआ। अपनी कोई फाइल लेने आया था, मगर मुस्कान को ज़मीन पर बेहोश पड़ा देख, उसके होठों से रिसने वाले खून को देखकर उसके अंदर का तूफान भड़क उठा था। वह भागते हुए मुस्कान के पास आया, उसे बाहों में उठाया। ये सब क्या हो रहा है? किसने ये सब किया है? वह चीखता हुआ दहाड़ रहा था, मगर किसी ने कोई जवाब न दिया। वह एक पल भी खराब किए बिना मुस्कान को उठाकर हवेली से बाहर निकाला और जल्दी गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ चला गया। मुस्कान का चेहरा बिल्कुल लाल था। वह हर जगह से जख्मी थी। उसकी आत्मा कांप कर रह गई थी। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों इस मासूम के साथ ऐसा किया गया? उसने गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ा दी। मुस्कान उसके गोद में बेहोश पड़ी थी। उसके होंठ से और उसके सर से खून बह रहा था। वह चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ देख सकता था। उसकी सांसें अब रुक रुक कर आ रही थी, लेकिन उसका बेहोश होना धीरज के दिल को और जख्मी कर रही थी। अस्पताल पहुंचते ही उसे जल्दी इमरजेंसी में ले गया था। डॉक्टर ने उसको स्ट्रेचर पर लिटाया और उसका जल्दी से इलाज शुरू किया गया। बेचैनी से बाहर टहल रहा था। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। आपकी पेशेंट को काफ़ी तेज चोट आई है और इसी की वजह से ये बेहोश हुई थी। हमने उन्हें ड्रिप लगा दी है। उनकी किस्मत अच्छी थी, उनकी कंडीशन खतरे से बाहर है। इतने चोट के बावजूद भी डॉक्टर के शब्द दिल पर वार कर गए थे। डॉक्टर ने ये शब्द कहकर थोड़ी सी सांस ली। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, साफ साफ बताइए, धीरज ने बेकाबू होकर पूछा था। देखो, इनको जिस तरह से मारा गया है, ये किसी भी हालत में ठीक नहीं है। एक मासूम कम उम्र बच्ची इस तरह अत्याचार नहीं सह सकती। आपको उनका ख्याल रखना होगा। ये सुनते ही धीरज की आत्मा जैसे कांप गई थी। उसके दिल पर एक बोझ सा पड़ा था। वह खुद को इस बात पर अपने आप को कोसने लगा था। उसने मुस्कान को हवेली में अकेला छोड़ा ही क्यों था? उसकी मासूमियत, उसकी कम उम्र, उसके खिलाफ हवेली वालों की ये दुर्दशा, ये सब सोचकर धीरज का दिल फटने लगा। मुस्कान को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थामे अपनी आंखों से बहने वाले आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसके चेहरे पर पड़े जख्मों को देखकर रो रहा था। उसकी बेबसी और दर्द की गवाही थे। उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था, वह मुस्कान को अब कभी हवेली वापस नहीं लेकर जाएगा। उस मासूम को उन हैवानों के बीच कभी नहीं छोड़ सकता। मैं उसकी सुरक्षा खुद कर लूँगा। उसके खुशियों का जिम्मेदार भी मैं ही रहूँगा। मैं कैसे उससे लापरवाही कर सकता हूँ? वह खुद से बोलते उसका दिल ये सब सोचकर और ज़्यादा दुखने लगा था। लेकिन वक्त ने उसे ये बताया था कि अब वह उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन चुकी थी।
वह अपनी मोहब्बत को और ज़्यादा किसी के जुल्म का शिकार नहीं होने देगा। धीरज ने उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ रखा था। मेरी जान, अब तुम्हें किसी चीज़ का